अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर आज की क्लास में हम एक इंटेंजिबल के सवाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि पहले आप इस वीडियो को पॉज करेंगे, फिर ये सवाल खुद से सॉल्व करेंगे और फिर सोल्यूशन को देखेंगे। मैं रीड कर लेता हूँ। रिक्वायरमेंट ये कहती है कि भाई आपने नोट बनाना है इंटेंजिबल के ऊपर जो कि पराचा लिमिटेड के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 में जाके इनकॉर्पोरेट होगा। यानी आपने मूवमेंट बनानी है जनवरी 1 2018 से लेके 31 दिसंबर 2018 तक की। ये बात तय हो गई। आ जाए जी। यहाँ पे कह रहा है कि भाई पराचल लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू पीएल्स इंटेंजिबल एसेट्स। यहाँ पे बताया हुआ भाई 31 दिसंबर 2018 पे कुछ इंफॉर्मेशन इस तरीके से गिवन है, तो हम यहाँ पे जो शशके होते हैं वो पूरे कर लेते हैं। पराचल लिमिटेड, सही जी, नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। अच्छा भाई, हमने हमेशा देखा है कि भाई हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं कॉस्ट एज एट जनवरी 1 2018 और इट माइट बी पॉसिबल कि फेयर वैल्यू पे भी कुछ हो, तो कॉस्ट स्लैश फेयर वैल्यू हो गया और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्लैश इम्पेयरमेंट। सही है जी, ये हिसाब किताब हो गया। हमने देखा कि भाई ओपनिंग में आपके पास एक प्रोडक्ट डिजाइन पड़ा हुआ है, सही है जी, और दूसरा एसेट क्या पड़ा हुआ है, ईआरपी सॉफ्टवेयर। ये दो आपके पास इंटेंजिबल्स पड़े हुए हैं। हम जरा इसको यहां ले आए वापस से, सही जी। अच्छा भाई, यहाँ पे इसने कॉस्ट स्लैश फेयर वैल्यू बताई हुई है 950 मिलियन और 320 मिलियन। मैंने कहा भाई ये आ गया 950 मिलियन और ये 320 मिलियन। सर इसमें से कॉस्ट पे कौन सा है, फेयर वैल्यू पे कौन सा है? भाई वो नीचे देख लेंगे। इसमें से हो सकता है प्रोडक्ट डिज़ाइन मेरा फेयर वैल्यू पे हो सकता है, ईआरपी सॉफ्टवेयर फेयर वैल्यू पे हो। तो अगर फेयर वैल्यू पे है तो क्या यहाँ पे एक्यूमुलेटेड अमोटाइजेशन या इम्पेयरमेंट होनी चाहिए? लेट्स बिल्कुल हो सकती है अमोटाइजेशन। क्यों? क्योंकि हो सकता है रीवैल्यूएशन हर साल नहीं हो रही हो। अगर हर साल रीवैल्यूएशन होती है तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक्यूमुलेटेड कॉस्ट के अंदर नेट हो जाता है और वो जीरो हो जाता है। पर यहाँ पे दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी ये हर साल रीवैल्यू नहीं हो रहा। सही है जी। तो हमने यहाँ पे 120 लिख दिया और हमने यहाँ पे सर 40 लिख दिया। ये हो गया यहाँ तक का हिसाब किताब। ये आ गए सर हमारे पास ओपनिंग बुक वैल्यूज इनकी। फिर हम क्या करते हैं, दो अकाउंट खोलते हैं, कॉस्ट का या फेयर वैल्यू का। सही है जी। और फिर हम दूसरा अकाउंट खोलते हैं सर अक्यूमुलेटेड अमोटाइजेशन स्लैश इम्पेयरमेंट का। तो हमने कहा यहाँ पे बैलेंस एज एट जनवरी 1 2018 और यहाँ पर आ गया बैलेंस एज एट जनवरी 1 2018। तो ये बैलेंस है, ये बैलेंस है और इसका ये बैलेंस है और ये बैलेंस है। ये हिसाब किताब चल रहा है। अच्छा भाई आगे इन सवालात को सॉल्व करने की जैसे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के सवाल की स्ट्रेटजी होती है, सेम होती है। और मैंने क्लासेस में भी सिखाया कि सबसे पहले आप एडिशन की बात करते हैं, इफ एनी, फिर आप डिस्पोजल्स की बात करते हैं, इफ एनी, और फिर आप इसको क्लोज किए बगैर आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि हो सकता है कोई रीवैल्यूएशन। तो पहले डेप्रिसिएशन करके डिस्पोजल को हटा के फिर रीवैल्यूएशन के लिए जितना भी एक्यूमुलेटेड जमा हुआ होता है आप पहले उसको रिवर्स करते हैं और फिर उसकी फेयर वैल्यूएशन करते हैं, सब्जेक्ट टू कि आपके पास सरप्लस का बैलेंस भी अवेलेबल हो। तो आए देखते हैं इसमें क्या हालात वाकयात हैं। वो क्या ये रहा है, कॉस्ट इंकर्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट डिजाइन वॉज कैपिटलाइज इन 2017। यानी क्या ये रहा है कि भाई 2017 के अंदर, प्लीज सुनिएगा, 2017 के अंदर हमने इस प्रोडक्ट डिजाइन को बनाया था। यानी फॉर एग्जांपल मैंने आपको सिखाया है ना कि प्रोडक्ट बनाना इटसेल्फ वो IS2 में जाता है, पर प्रोडक्ट का डिजाइन जो है वो एक इंटेंजिबल है। तो उसके ऊपर जितने भी खर्चे हुए होंगे रिसर्च को हटा के वो सब कैपिटलाइज हुए होंगे और उसकी आपको अमोटाइजेशन भी दिख रही है 120 मिलियन की। आगे देखते हैं, द कॉम्पिटिशन फॉर द प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, PL has estimated the following net cash inflows from the प्रोडक्ट। अब वो कह रहा है कि भाई अब क्योंकि कंपटीशन आ गया तो यहाँ पे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग का एक रिस्क है। पर मैं आपसे मेरे बच्चों अगर ये पूछूं
कि अगर मुझे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है तो साल के शुरू में करूंगा या आखिर में करूंगा। मेरे बच्चों में आखिर में करूंगा, आखिर में करूंगा इसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। तो अब मेरे लिए क्या ये पॉइंट नंबर 2 रेलेवेंट है या पहले मैं इसको आखिर तक लेके जाऊं? सर पहले मैं इसको आखिर तक लेके जाऊंगा। इसकी लाइफ अभी आपको 10 साल दिख रही है, जब अमोर्टाइजेशन पे आएंगे तब इसकी बात करेंगे। अभी हम इसको आगे लेके चलते हैं क्योंकि इम्पेयरमेंट का सवाल है। सही, अमोर्टाइजेशन कब आएगी? जब मैं एडिशनल डिस्पोजल को केटर करके यहाँ आ जाऊंगा, यहाँ पे आएगी अमोर्टाइजेशन। सही है, चलिए जी आगे। On July 1, 2018, Parachar Limited acquired entire shareholding of Rupa Enterprise for rupees 6,500। सही जी, हमने कहा कि भाई अगर मैं यहां पर एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी की बात करूं, सही जी, तो हमारे पास से कंसिडरेशन गई है कितने की भाई? 6,500 की। तो सर यहाँ पे जो कैश जा रहा है, भाई देखो सेपरेट बुक्स में तो एंट्री ये बनी होगी ना, इन्वेस्टमेंट, डेबिट, कैश, क्रेडिट, कंसोलिडेशन को भी लिंक करके चलो। फिर जब कंसोलिडेटेड बुक्स बना रहे होगे आप, तो आपने इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करके उसके पीपी वगैरह सब उठा के लाए होगे, तो उसके इंटेंजिबल्स भी लाए होगे, तो हो सकता है गुडविल भी आई हो, ऑफ द बुक्स इंटेंजिबल्स भी हो सकते, तो आपने एक एक करके देखना है। आगे जी, फिर हमने कहा कि भाई जुलाई 1 की कहानी है, जुलाई 1। अच्छा जी, the value of patents, development expenditure, customer list and other net assets as on the date of acquisition was 2,000 million, 20 million and rupees 60 million and 4,880 million respectively। यानी अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं net assets का composition बनाऊं तो इसके net assets के अंदर क्या क्या आ रहा है, तो हमने कहा भाई क्या क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। पेटेंट, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, कस्टमर लिस्ट। मैंने कहा भाई पेटेंट, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड कस्टमर लिस्ट और अदर नेट एसेट्स, जिसमें पीपी वगैरह, लाइबिलिटीज वगैरह सब आ जाएंगी आपके पास। अच्छा, पेटेंट की वैल्यू आपके पास आ रही है 2,000, फिर 20 मिलियन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, फिर आपने कहा 60 और 4,880, आपने कहा 60 और 4,880, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही है 4,880, ओके। फिर हमने कहा ये आ गया इसका सम। सही है जी। अच्छा, अगर मैं देखूं 6,500 की कंसिडरेशन है, प्लीज सुनिएगा मेरे बच्चों, 6,500 की कंसिडरेशन है। सही जी, ये देखिएगा आपने 6,500 की कंसिडरेशन है, जिसमें हमें जो है वैल्यू ऑफ पेटेंट्स दी हुई है 2,000, 20 मिलियन, 60 मिलियन और 4,880, यानी सबका ब्रेकअप दिया हुआ है। तो सर अगर मैं इसको देखूं और 100% अगर एक्विजिशन है मेरी, तो मेरे पास आ गया बार्गेन परचेस गेन। जब मेरे पास मेरे बच्चों बार्गेन परचेस गेन आ गया, तो ये मेरे इस नोट में जाने के काबिल नहीं है, क्योंकि दिस इज अ गेन। ये इक्विटी में जाएगा, पीएनएल में जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, तो कोई गुडविल नहीं है, तो हमने खाली ये चेक किया था। आए जी, फिर बोल रहे कि जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसके अंदर स्किन वाइटनिंग क्रीम और मेडिकेटेड सोप्स के ऊपर काम चल रहा है, यानी उसके ऊपर डेवलपमेंट चल रही है, प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट का डिजाइन बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। तो वो कह रहा है ये जो 20 मिलियन है ना, ये जो 20 मिलियन है, इसके आप 2 चंक्स बना दें। इसको यूं कर लेते हैं, इस 20 मिलियन के आप क्या बना दें सर? 2 चंक्स बना दें। पहला स्किन वाइटनिंग और दूसरा क्या है भाई? मेडिकेटेड सोप्स। सही जी, मेडिकेटेड सोप्स। आपने कहा ये काम कर लिया आपने, इसका ब्रेकअप डाल दें। आपने कहा 12 और 8, हमने कहा तब भी हमारी वैल्यू यही रही और ये आ गया। चलें जी, अब मैं यहां पे सर नई चौरंगियां खोल देता हूं। पेटेंट, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि सॉर्ट ऑफ CWIP होता है। हाँ जी, इसके अलावा क्या भाई हमारे पास और कोई इंटेंजिबल है? कस्टमर लिस्ट भी ये बिल्कुल है, ये आ गया जी। हमने कहा इन सब के बैलेंसेस सर ओपनिंग में तो 0 हैं, क्योंकि ये तो एडिशन में आए हमारे पास, और हमने कहा हमने इसको पॉपुलेट किया यहाँ पे और हमने इसको पॉपुलेट किया यहाँ पर। सही जी, एडिशन के अंदर अगर मैं पेटेंट को पेटेंट में पार्क करूँ, ये रहा सर, मैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इन दोनों का सम बता रहा हूँ, वो ये रहा एडिशन में, और मैंने ये कहा कि भाई कस्टमर लिस्ट 60 किया गई और बाकी कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब आगे देखते हैं।
वो कह रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस द मैनेजमेंट हैड डिसाइडेड टू अबंडन दिस प्रोजेक्ट इन नवंबर 2018। यानी देखो इसके ऊपर अगर मैं बात कहूं, ये जो हमारा स्टेरिक डला हुआ है तो वो ये कह रहा है कि भाई क्योंकि कोई सर्टेन रीजन थे जिसकी वजह से मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि वो ये प्रोजेक्ट को अबंडन कर लेगी 2018 के अंदर। सही है जी। अच्छा, और ये जो स्टेरिक की बात हो रही है आपके पास, ये हो रही है स्किन वाइटनिंग क्रीम की। ये किसकी हो रही है भाई? स्किन वाइटनिंग क्रीम की। कि स्किन वाइटनिंग क्रीम मैंने खत्म कर दी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रायल प्रोडक्शन ऑफ मेडिकेटेड सोप्स कमेंस्ड इन नवंबर 2018। नेट कॉस्ट ऑफ ट्रायल प्रोडक्शन अप टू 31 दिसंबर 2018 अमाउंटिंग टू ₹6 मिलियन। अच्छा भाई, और मैं खाली ये देख लेता हूं कि हमारे पास कोई मजीद एक्सपेंडिचर तो नहीं था इसमें, कोई मजीद एक्सपेंडिचर। हाँ, ये हमसे कॉपी होने से रह गया ना, ये हम उसको यहाँ डाल देते हैं क्योंकि मजीद खर्चा भी इसमें लगा। ऐसे कैसे हो सकता है? ये यहाँ डाल देते हैं इसके अंदर। ये हमने यहाँ कर दिया कॉपी, ये रहा। सही जी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर, यानी हमने फिर मजीद डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर किया और रिसर्च भी किया। तो आप देखेंगे कि स्किन वाइटनिंग के अंदर मैंने 2 मिलियन का मजीद खर्चा किया, ये भी एडिशन में आएगा। और सर मेडिकेटेड सोप्स के अंदर मैंने 6 मिलियन का मजीद खर्चा किया। तो मेरी एडिशन के अंदर जो टोटल अमाउंट आनी चाहिए, मेरी एडिशन के अंदर जो टोटल अमाउंट आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए। 14 और 14 कितने हो गए भाई कुल मिला के हमारे? वो मैं यहां डाल देता हूं। देखिए 12 पहले था, 2 हमने किया, और फिर 8 पहले था, 6 हमने किया, तो ये अमाउंट आ गई। अच्छा जी, फिर वो क्या कह रहा है? फिर वो ये कह रहा है कि भाई बिकॉज ऑफ सर्टेन मैनेजमेंट रीजंस, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि वो जो है ये वाला जो खर्चा है पूरा स्किन वाइटनिंग का, वो पूरा का पूरा जो है वो अबंडन कर रही है, यानी उसको अब ये आगे कंटिन्यू नहीं करेगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दिस इज सॉर्ट ऑफ राइट ऑफ फॉर अस, दिस इज सॉर्ट ऑफ राइट ऑफ फॉर अस। तो मैंने कहा यहां पे आ गया हमारे पास राइट ऑफ कितने का जी? अच्छा सर इसकी अमोर्टाइजेशन, भाई अभी तो डेवलपमेंट फेज में था, अमोर्टाइजेशन कैसे होगी? तो हमने कहा सर मैं कुल मिला के 14 यहाँ से माइनस कर लूँ। तुम में से एक बच्चा बोले सर इसको यहाँ पे डालते ही नहीं, जब निकालना तो भाई पहले तो कैपिटलाइज होगा, फिर उसने बाद में डिसाइड किया, तो इसलिए हमने पहले कैपिटलाइज किया और फिर अबंडन कर दिया। आगे फिर हमने कहा कि भाई ट्रायल प्रोडक्शन ऑफ मेडिकेटेड सोप्स कमेंस्ड इन नवंबर 2018, और ट्रायल प्रोडक्शन के ऊपर मजीद नेट कॉस्ट चाहिए हमारे पास कितने की? 6 मिलियन की। तो हमने कहा सर आप इसमें जो है मजीद 6 मिलियन और ऐड कर लें। सही जी, मजीद 6 मिलियन और ऐड कर लें। तो आपने कहा कि भाई ये आ गया आपके पास 20। तो मैं यहां पर इसके अंदर मजीद ये 6 ऐड कर दूं तो ये आ गया। अच्छा, अगर मैं वैसे ही आपको दिखाने के लिए सिर्फ इसमें ये करूं तो ये 20 ही बचता है, ऐसा ही है। चलें जी आगे। फिर हमने कहा द यूजफुल लाइफ ऑफ पेटेंट्स एंड कस्टमर लिस्ट आफ्टर एक्विजिशन इज 10 years एंड 6 years रिस्पेक्टिवली। तो मुझे एक बात बताओ सर, वो तो अमोर्टाइजेशन की कहानी पर आगे देखते हैं कि कोई और डिस्पोजल है। पीएल की पॉलिसी है कि वो इंटेंजिबल को कॉस्ट पर रखता है एक्सेप्ट ईआरपी सॉफ्टवेयर। ईआरपी सॉफ्टवेयर आपके पास देखिए ओपनिंग से चलता आ रहा है। पीएल की पॉलिसी है कि वो हर 2 साल में रीवैल्यूएशन करता है, और लास्ट रीवैल्यूएशन 2016 में हुई थी। उस दिन के ऊपर 80 मिलियन का सरप्लस आया था, और एट दैट डेट रिमेनिंग लाइफ असेस की गई थी 8 साल। तो ये टोटल लाइफ दी गई है 10 साल। चलिए जी, द फेयर वैल्यू ऑफ द ईआरपी सॉफ्टवेयर एज एट 31 दिसंबर इज। अच्छा भाई, यहाँ पे जो हमारे पास ये यहाँ पे छुप गया इसके सवाल के अंदर, जो हमारे पास फेयर वैल्यू आ रही है इसकी, हम यहाँ से देख लेते हैं अपने सोल्यूशन से। लास्ट सी वैल्यू, और हमारे पास ये जो अमाउंट आ रही है कॉस्ट अमोर्टाइजेशन रिकवरेबल इम्पेयरमेंट आ गई। हाँ जी, हमारे पास पेटेंट ईआरपी सॉफ्टवेयर की थी 175। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ तुम लोगों के लिए, फेयर वैल्यू ऑफ ईआरपी इज 175 मिलियन। तो ये हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। सही है जी, ये रहा।
चलिए जी, ये आप यहाँ से देख लीजिए कि अभी आखिरी साल के आखिर में 175 मिलियन है। अच्छा भाई, तो सर यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि अभी कोई डिस्पोजल नहीं है, तो मैं एज ऑफ नाउ यहाँ पे 0 पार्क कर रहा हूँ। सही है, यहाँ पे 0 पार्क कर रहा हूँ। चलिए जी, अमोटाइजेशन पे आ जाएं। अमोटाइजेशन के ऊपर अगर मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन की बात करूँ, अमोटाइजेशन के ऊपर यहाँ पे वर्किंग करके दिखाता हूँ मैं आपको। अमोटाइजेशन के ऊपर अगर मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन की बात करूँ तो मेरे पास कॉस्ट कितनी है इसकी? हाँ जी, कॉस्ट कितनी है? तो सर आपने कहा इसकी कॉस्ट जो आपके पास आ रही है वो सवाल में ये रही 950, ऐसा ही है। अक्यूमुलेटेड अमोटाइजेशन कितनी आ रही है आपके पास? सर ये आ रही है। और सर इसकी लाइफ कितनी दी हुई है? सर 10 साल, 10 साल दी हुई है। पर मैं आपको यहाँ पे होल्ड ऑन एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मुझे एक बात बताओ, अब इसकी आ रही है इम्पेयरमेंट इंडिकेशन, इसकी लाइफ यहीं से समझ आ रहा है चेंज हो चुकी है। कैसे समझ आ रहा है आया, मैं आपको इस पर ब्रीफ देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, ये बना है 2017 में, पिछले साल, सही है जी, ये चल रहा है 2018, तो कुल मिला के इसकी ओपनिंग पे एज एट ओपनिंग रिमेनिंग लाइफ इज 9 years एज ऑफ नाउ। सही जी, एज ऑफ नाउ इसकी रिमेनिंग लाइफ ये है। सही जी, एज ऑफ नाउ 9 years इसकी रिमेनिंग लाइफ है। बट इफ आई लुक एट द प्रोजेक्शंस, वो कह रहा है कि आप 18 को मिला लें तो 18 चलेगा, 19 चलेगा, 20 चलेगा, 21 चलेगा, 22 चलेगा, 23 चलेगा, कुल मिला के 6 साल। यानी आप 18 के आखिर में आए तो आप गए 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल चलेगा, इस साल को मिला के 6 साल। तो मैंने कहा मेरा जो रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ लाइफ है इज नाउ 6 years। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अब मैं जो डेप्रिसिएशन बुक करूंगा वो 830 डिवाइडेड बाय 6 years से करूंगा? डेफिनेटली यस। तो हमने कहा कि सर अगर मैं 830 को डिवाइडेड बाय 6 करूं तो मेरे पास ये अमाउंट आ गई डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की 138 की। तो मैंने कहा कि सर अमोटाइजेशन मैंने यहाँ पे ये बुक कर ली, इससे ये इन्हांस हो गया, इसको अमोटाइजेशन लिखते हैं। ये बात क्लियर है मेरे बच्चों? अच्छा जी, तो ये तो हो गया। ये सर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कब करेंगे? इसके बाद जब अमोटाइजेशन हो जाएगी, सारी अमोटाइजेशन बुक कर लूँ, फिर इसको देखते हैं इसकी रिकवरेबल अमाउंट क्या आती है। आगे जी, प्री टैक्स पोस्ट टैक्स, आपको पता है कि भाई हमें हमेशा जो है वो प्री टैक्स रेट लेने होते हैं, आपको टैक्सेशन को कंसिडर नहीं करना होता, वरना टैक्सेशन उसमें नेट हो जाती है। आगे अच्छा भाई, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो यूजफुल लाइफ है पेटेंट्स की और कस्टमर लिस्ट की है वो क्या है भाई? पेटेंट्स की हमारे पास कस्टमर लाइफ है 10 साल और ये है 6 साल। तो अब हमने इसको जुलाई में एक्वायर किया है, तो पेटेंट्स के लिए अगर मैं यहाँ पे एक सादा सीधा सा हिसाब करूँ तो मैंने कहा कि 10 साल लाइफ है और 6/12 ये आ गया 100। मैंने कहा कि सर अगर कस्टमर लिस्ट की बात करें तो उसकी इसने लाइफ बताई है 6 साल, तो दिस डिवाइड बाय 6 इंटू 6/12, तो ये आ गया 5। तो ये तो मैंने स्ट्रेट आपके लिए यहाँ पे हिसाब किताब कर लिया कि ये हमारे पास अमोटाइजेशंस आ रही हैं। अच्छा भाई, अब बारी आती है ERP सॉफ्टवेयर की, बहुत फोकस होकर देखिएगा। मैंने ये कहा कि भाई ERP सॉफ्टवेयर की उस दिन पे जब ये लास्ट रीवैल्यू हुआ था 2 साल, मतलब हर 2 साल में करते हैं, 2016 में हुआ तो 17 गुजर चुका है, 17 गुजर चुका है। तो जब लास्ट रीवैल्यू हुआ था तो उसकी वैल्यू किस पे गई थी? 320 पे, 320 पे गई थी। उसने इसकी रिमेनिंग लाइफ आपको बताई हुई है भाई यहाँ पर एट दैट डेट 8 years। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अब मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा, ये 40 आ गया आपके सामने। अगर अच्छा आप सर अगर ये लेता मैं तो फिर आप 7 से डिवाइड करें तब भी 40 आएगा। तो आपने ये लाइफ का बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि देखें आपने जब एसेट को रीवैल्यू किया था मेरे बच्चों तो वो अपनी अपडेटेड वैल्यू पे आ गया था, अपडेटेड वैल्यू पे आ गया था। तो अब आप कह रहे थे ये मजीद 8 years चलेगा, तो 8 years में से एक और यूज हो चुका था ना 40, मजीद 40 इस बार यूज हो गया। बात क्लियर है? अच्छा भाई, अब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की लाइफ देखने क्या कोई दी हुई है? ट्रायल प्रोडक्शन कंप्लीट हुई है और नेट ऑफ ट्रायल प्रोडक्शन कॉस्ट आई 31 दिसंबर, यानी इस पे इस साल कोई अमोटाइजेशन नहीं है, वो ये आ गई। बात क्लियर है? अच्छा भाई, हमने डिस्पोजल राइट ऑफ भी कर दी है, सारी चीजें हो गई, तो सीधा P&L में लॉस चला गया होगा। अच्छा भाई, अब रिवर्सल ऑफ accumulated amortization against cost, सही है जी।
रिवर्सल ऑफ अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन अगेंस्ट कॉस्ट। सर ये दोनों रिवर्स कर देंगे आप, ये दोनों? डेफिनेटली यस सर, ये रिवर्स कर दूंगा। क्यों? ताकि मुझे बुक वैल्यू मिल जाए। मैंने कहा कि सर आ जाए यहाँ पे, मैंने कहा कैरिंग अमाउंट ऑफ ईआरपी सॉफ्टवेयर कितनी है भाई? कैरिंग अमाउंट ऑफ ईआरपी सॉफ्टवेयर आ रही है आपकी दिस 240। सही जी, ताकि एक्यूमुलेटेड खत्म हो जाए। तो यहां पे लिखते हैं रिवर्सल ऑफ कॉस्ट अगेंस्ट अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। हमने क्या किया, इसकी एंट्री क्या बनाई होगी? अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट और कॉस्ट अकाउंट क्रेडिट। तो हमने इसको क्या कर दिया सर? नेट कर दिया। यहाँ पर ये आ गया। आप इनको सम कर लें तो आपके सामने एग्जैक्टली मेरे बच्चों आपका ये अकाउंट, आपका ये ईआरपी 240 पे आ चुका है। सर बिफोर वी गो फर्दर मुझे अपना सरप्लस बैलेंस चाहिए। अच्छा, आप सरप्लस का बैलेंस आप देखें कब का दिया हुआ है उसने? हाँ जी, एट दैट डेट, यानी 80 मिलियन का सरप्लस अरोज हुआ था उस साल। सही जी, 2016 के आखिर में। तो क्या मैं कह सकता हूं 80 मिलियन डिवाइडेड बाय 8 इंटू 6, 2 सालों का इंक्रीमेंटल ट्रांसफर करने के बाद आया होगा। सही जी, 60 मिलियन का सरप्लस पड़ा हुआ है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं फेयर वैल्यू कितनी बताई थी सर आपने? आपने कहा था 175 ऊपर, आप ही ने कहा था सर। तो मैंने कहा कि सर जब मैं यहाँ से यहाँ पे आऊँगा तो 65 का लॉस है। सही है जी, इस 65 के लॉस को फ्रॉम सरप्लस मैं कितना रिवर्स करूँगा सर? 60 रिवर्स करूँगा, ऐसा ही है। और फ्रॉम पीएनएल कितना रिवर्स करूँगा सर? मज़ीद 5 रिवर्स करूँगा, ऐसा ही है। तो कुल मिला के ये मेरा टोटल लॉस हो गया। सवाल में आपने ये ख्याल रखना होता है मेरे बच्चों। तो आपने कहा कि भाई मैं यहाँ पे एक अकाउंट खोल रहा हूँ रीवैल्यूएशन का। सही है जी, फ्रॉम सरप्लस और आपने कहा फ्रॉम पीएनएल। तो आपने कहा कि सर ये अकाउंट जो है ऑल टुगेदर 65 से ही कम होगा, पर जितना सरप्लस से जितना पीएनएल से वो आपने एग्जैक्टली बताना है। चलिए जी, अब हमने कहा कि सर ये कहानी भी डन हो गई, ये कहानी भी डन हो गई, ये कहानी भी डन हो गई। अब इसके बाद हमने कहा कि सर अब हमें करनी है इम्पेयरमेंट। अब हमें करनी है इम्पेयरमेंट। सही है जी, इम्पेयरमेंट के लिए आपको क्या करना होता है सर? इम्पेयरमेंट के लिए आपको चेक करना होता है कि आपके पास कैरिंग अमाउंट क्या है। तो मैंने कहा सर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए आपको कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन चाहिए। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन कितनी है मेरे बच्चों आपके पास? आपने कहा 950 पे आप थे, ओपनिंग अक्यूमुलेटेड ये था, 138 ये था, तो आपके पास कैरिंग अमाउंट ये आ रही थी बिफोर योर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। अब आपने कहा कि भाई वैल्यू इन यूज़ की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो वैल्यू इन यूज़ की कैलकुलेशन के लिए कैश फ्लो है 110, सही है जी, 130, 140, आपने कहा 100 और 90। यही है भाई, ये हिसाब किताब है। आपने कहा कि भाई ये मिलेंगे मुझे 2019 में, ये मिलेंगे 2019 में, ये 20, 21, 22 और 23, कुल मिला के 5 साल है। क्योंकि 1 साल आप चला चुके हो, आपने डेप्रिसिएशन भी 6 सालों के हिसाब से ही बुक किया है। तो आपने कहा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोस यूजिंग, हाँ भाई कौन सा रेट सवाल में गए। हमने कहा सवाल में जो रेट दिया हुआ है मुझे, वो दिया हुआ है सर प्री टैक्स से 14%। तो मैंने कहा आ जाए जी, मैंने कहा 1.14
की पावर कितने साल पीछे लेके जाऊँ सर? 5 साल। मैंने कहा ये 4 साल, ये 3 साल, ये 2 साल और ये 1 साल। मैंने कहा यहाँ पे वैल्यू इन यूज़ आ गई, ये आ गई 396.97। और सर आप अगर देखें आपका तो ये कैरी कितने पे हो रहा है? कैरी कितने पे हो रहा है? 692 पे। तो आपने कहा कि आपकी जब रिकवरेबल अमाउंट है वो ये है, क्योंकि इंटेंजिबल के केस में फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं हो सकती है तकरीबन केसेस के अंदर, तो आपने कहा कि भाई इसमें से अगर ये माइनस कर दूं तो मेरे पास इम्पेयरमेंट आती है इतने की। तो मैंने कहा चलें सर हम यहाँ पे इम्पेयरमेंट बुक कर लेते हैं इतने की। तो हमने कहा इम्पेयरमेंट फॉर द ईयर। तो इम्पेयरमेंट फॉर द ईयर जैसे ही मैंने बुक की मेरे बच्चों, तो ये अकाउंट इन्हांस हो गया। अब मैंने कहा अब हम इस पोजीशन में है कि हम इसको सम कर सकते हैं। तो सर ये वाला जो ERP था ये ज़ीरो क्यों हो गया भाई? क्योंकि आपने नेट कर दिया ना, अब नया हिसाब किताब चलेगा इसका, अब नया हिसाब किताब चलेगा। और सर ये जो आपने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर किया है इसके ऊपर क्यों कुछ नहीं आ रहा है? क्योंकि ये 31 दिसंबर को ही कंप्लीट हुआ है। और सर अगर मैं ये सम करूं तो आप देखें यहाँ पे सिर्फ 20 रह गया, और ये 20 कौन सा रह गया सर? ये 20 कौन सा रह गया? मेडिकेटेड सोप्स वाला, ये देख लीजिए मेडिकेटेड सोप्स वाला, ऐसा ही है। अच्छा भाई, तो अब हमने ये कहा कि सर हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि ये एसेट फेयर वैल्यू पे आ चुका है, ये एसेट अपनी रिकवरेबल अमाउंट पे आ चुका होगा। चेक कर लें 397, यहाँ पे भी क्या था 397, ऐसा ही है। और सर ये सारी चीज़ें कराने के बाद आपके पास मिल गई है आपको बुक वैल्यू WDV एज एट 31 दिसंबर 2018। तो सर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। आई होप आपको इससे बेनिफिट होगा जी। जज़ाकल्लाह।